हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे, हेल्दी होंगे और हम भी सब खैरियत से हैं। और हमारे साथ जो नए दोस्त जुड़े हैं हमारे चैनल पे कैफ़े क्रिकेट पे, उन सबको हम वेलकम करते हैं और हमारे जो पुराने दोस्त हमारे साथ हैं, उनकी सपोर्ट भी हमारे साथ है। वो सब तो हमारे साथ हैं, तो उनसे क्या बोलना, वो सब हमारे पुराने फैमिली मेंबर्स हैं। अब कुछ नए फैमिली मेंबर्स भी ऐड हो गए और साथ में ही मेरे साथ इस वक्त मेरे दो दोस्त, कराची से मेरे दोस्त इफ़ी भाई और आयरलैंड से हमारे दोस्त एहतिशाम। दोस्तों, बात आज करेंगे, 2 दिन के गैप के बाद हम आपके साथ वापस आए। बात करेंगे वही सोशल मीडिया पे जो, वैसे तो पूरी दुनिया के खिलाड़ी ही इस वक्त सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, या ये कह लें कि हर आदमी अपनी अपनी फील्ड के लोगों के साथ सोशल मीडिया पे बैठ के आपस में सोशलाइजिंग कर रहे हैं। बट हम बात करेंगे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के हवाले से कि दोनों तरफ के क्रिकेटर्स आपस में एक दूसरे से अपने पुराने किस्से कहानियां शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर कर रहे हैं, कुछ अपने लॉकडाउन की जो बातें हैं वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। मैंने पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी देखा आपस में, अब जो पुराने फॉर्मर रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनको भी, और कुछ करंट प्लेयर्स को भी आपस में बातें करते हुए, और इंडियन प्लेयर्स को भी आपस में बातें करते हुए देखा। इतना फर्क क्यों है दोनों की बातों में, वो हम पूछेंगे इफ़ी भाई से। इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? साकिब भाई ठीक ठाक, आप बताइए। यार, मैं अभी एक इंटरव्यू देख रहा था, मेरे ख्याल से कोई 2 दिन पहले ही शायद आया है। इंटरव्यू तो नहीं, एक वीडियो आई है इरफान पठान और मोहम्मद शामी की। इफ़ी भाई, वो कोई 2 घंटे की वीडियो है, कोई 1 घंटा और 50 मिनट की वीडियो थी, जिसमें ज़ाहिर है इरफान पठान क्योंकि सीनियर हैं, तो वो शामी से उनके बारे में पूछ रहे थे, उनके क्रिकेट के बारे में और अभी लॉकडाउन के बारे में। तो शामी जो है वो इस वक्त लॉकडाउन अपना अपने गांव में स्पेंड कर रहे हैं। वो अपने गांव चले गए या हैं और वहाँ पे उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। वहाँ पे वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, उसकी उन्होंने पूरी डिटेल से बताया कि वहाँ पे उन्होंने क्या-क्या किया हुआ है, ग्राउंड बनाया हुआ है, उसमें वो भागते हैं, जो भी अपनी सारी एक्टिविटीज़ बताई। उसके अलावा फिर उन्होंने अपनी जो करंट इंडियन टीम के प्लेयर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप भी शेयर की, और उसके अलावा अपने कुछ पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। फिर इरफान पठान ने भी इसी तरह अपने पुराने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो एक बात तो दोनों की बातों से ये इफ़ी भाई मुझे समझ में आई कि ये लोग आपस में, जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, चाहे वो पुराने हो चाहे नए हो, बहुत ज्यादा जेल है इनमें। अगर कोई रिफ्ट कभी होती भी है, वैसे तो नजर नहीं आती रिफ्ट, अगर कभी होती भी है तो वो सामने नहीं आती, ऑन मीडिया स्पेशली बिल्कुल नहीं आती। फिर एक चीज, दो फास्ट बॉलर्स आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो एक हमारे भी फास्ट बॉलर हैं जो अ, अपने जो जितना भी करियर उनका गुजरा है उसके बारे में वो ये बताते हैं कि जी, मैंने सारी जिंदगी जिस तरह खेला है वो मैं ही जानता हूँ, घुटनों में इंजेक्शन लगा लगा के खेला है। अगर वो बीबीसी को या किसी इंग्लैंड के किसी रेडियो को भी इंटरव्यू दे रहे होंगे, तो वहां वो अपने घुटनों में लगाए हुए इंजेक्शन की कहानी सुनाना नहीं भूलेंगे। चाहे वो अपने वीडियो, अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई वीडियो बना रहे हो, उसमें भी वो ये स्टोरी सुनाना नहीं भूलते। टीवी पे कोई इंटरव्यू दे रहे हो, उसमें भी। तो मोहम्मद शामी और इरफान पठान की बातों से भी यही लगा कि यार, जो फास्ट बॉलर है वो इंजरी कैरी करके खेलता जरूर है, लेकिन हर वक्त इस बात को बताता नहीं है। मोहम्मद शामी ने 2015 का वर्ल्ड कप पूरा फ्रैक्चर्ड घुटने के साथ खेला, लेकिन ये बात हमें कभी या पता नहीं चली, आज पता चली। हम्म। तो ये क्यों, ऐसा क्या फर्क है दोनों में, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स में? देखें, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर आप लोग कह देते हैं बड़े आसानी से कि सेम है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें सेम जरूर है हम लोगों की, आपस में क्रिकेट की भी सिमिलैरिटीज हैं, मगर वहाँ क्रिकेटर और क्रिकेट की फैन की बड़ी रिस्पेक्ट की जाती है, जबकि पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उलट है। जहाँ पर सोशल मीडिया पे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले लॉकडाउन से अगर आप देख लें, उसके बाद से मुझे ये लगा था कि सोशल मीडिया पावरफुल हो जाएगा, ये मीडियम ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और ये हो रहा है। ऐसा ऐसा लोग इसमें आ रहे हैं, मगर क्रिकेटर्स को अगर आप खास तौर पे देखो, ये एक दूसरे की या तो पतलूने उतार रहे हैं, या पर्सनल ग्रजेस, या ये
ऑनेस्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ऑनेस्ट था, वो ऑनेस्ट नहीं था, या फिर ये एक दूसरे के खिलाफ फन कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोक कर रहे हैं और छिचोरा मजाक कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू देखा रमीज भाई का और उसका इंजमाम उल हक साहब का, जिसमें रमीज भाई का सवाल ही कोई तहजीक आमेज सवाल बोलूंगा, जबकि वो जानते हैं कि वो पाकिस्तानी लेजेंड ही कहेंगे उनको, मिसबाह उल हक, जिनको 3 से 4 रोल दे दिए गए पीसीबी में। तो सवाल उनका बेतुका लगा मुझे जब उन्होंने कहा, सुना इंदी भाई ये एक बंदा है जिसको बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, आगे से इंजमाम उल हक कह रहे हैं कि यार कुछ और भी दे दें, सारी उसको दे दें। मतलब यहाँ पर ये वाली चीज नजर आ रही है कि यार पाकिस्तान में सोशल मीडिया को लेकर लोग अपनी एक दूसरे से खार निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि यार मेरे साथ जिसने जाती कर दी, मेरे साथ उसने जाती कर दी, वो मैच फिक्सिंग में मुलविस था, मेरे साथ 14 खिलाड़ी होते थे, 14 के 14 मेरे खिलाफ होते थे। मतलब इन लोगों के पास अपनी कोई पर्सनल शेयरिंग ऐसी नहीं किसी ने बताई। आज रिसेंटली शोएब अख्तर का इंटरव्यू जो अगर आप आज वाला ही देख लें, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम बहुत ऑनेस्ट थे, भाई उसमें ऑनेस्टी की तो कोई बात ही नहीं बताई उन्होंने तो सिर्फ ये बताया कि यार वो जब मुझसे कोई आउट नहीं होता था, डेमियन मार्टिन मुझसे आउट नहीं होता था, तो वसीम भाई उसको जाके आउट किया करते थे। इसमें ऑनेस्टी की कौन सी बात है? उन्होंने 50 से ज्यादा मैचेस एक झटके में जिता दिए, तो भाई इसमें ऑनेस्टी की क्या बात है? ऑनेस्टी की बात तो ये होती है कि भाई ये बोलते कि जस्टिस कयूम कमीशन जो बना था उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, उसमें ये लोग जिम्मेदार थे, कमीशन तो बना था भाई, उसमें लोग पे थे, इल्जाम भी लगे थे और पेनल्टीज लगी थी, वो पे क्यों की गई थी, ये भी एक बड़ा सवाल है, तो आज तक पता नहीं चला। अच्छा तो अच्छा आज जी की मैं एक मिनट, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपके सिग्नल स्टेबल हो जाए। शोएब अख्तर साहब ने ये जो वीडियो आज जो बनाई है, आज या कल जो उनकी एक वीडियो आई है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से सफाई पेश की है अपनी, और उसका रीजन ये था कि उनके हवाले से कुछ खबरें ये आ रही थी कि उन्होंने ये बोला है कि अगर वसीम अकरम उनको मैच फिक्सिंग की ऑफर करते तो वो उनको वहीं मार देते। तो अगर उनके हवाले से ये कोई खबर निकली है तो उसकी सफाई पेश करने के लिए शोएब अख्तर ने ये वीडियो बनाई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैंने जब से क्रिकेट खेलना शुरू की, अच्छा उसमें भी ये कह रहे हैं कि मैंने जब से क्रिकेट खेलना शुरू की उस वक्त से मैंने नहीं देखा कि जी या वसीम भाई ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, मुझसे पहले क्या होता था मुझे नहीं पता। एक ये बात, और ये बात तो वो बहुत बार कह चुके हैं कि जी मैं जब क्रिकेट खेलता था तो मेरे खिलाफ 21 खिलाड़ी खेलते थे, 10 मेरी टीम के और 11 सामने वाली टीम के। तो इसका मतलब है कि इनके दौर में भी मैच फिक्सिंग होती थी, बट इनके कहने का मकसद ये भी अगर यहाँ से लगाएं कि जी मुझे कभी ऑफर नहीं हुई, वैसे अगर साइड में होती हो तो होती होगी यकीनन। इस बात का मकसद यही यार, मतलब ये कोई मुझे तो कोई ये बगलोल पने की बातें लगती है, इनकी ज़हनी हालत मुझे कमजोर लगती है। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। इनकी ज़हनी हालत मुझे कमजोर लगती है, ये अपना चेकअप कराएं। कल 2 दिन पहले भी ये अजीब सी बातें कर रहे थे कि यार पता नहीं लॉकडाउन उठेगा नहीं उठेगा, शायद मई में उतर जाए, शायद मई के एंड तक चला जाए। तो भाई आप है कौन? डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं कौन? या आप जो आप इस तरह के तुक्के मार रहे हैं? कोई ये क्रिकेट थोड़ी है भाई, ये पेंडेमिक है, ये वबा है, ये आलमी वबा है यार। इसको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स देख रहे हैं, आप इसके बारे में भी तुक्के मार रहे हैं। हो सकता है मैं आप अपनी ज़हनी हालत को चेकअप कराएं, कि साइकेट्री के अच्छे साइकेट्री के पास जाएं, तब आपको पता चले। आज आप वसीम अकरम की ऑनेस्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा मैं ये कह रहे हैं ना कि अगर वसीम अकरम इनको ऑफर करते तो उनको जान से मार, यही कहा है ना इन्होंने? बिल्कुल यही। तो फिर आकिब जावेद कैसे जिंदा है? फिर अताउर रहमान कैसे जिंदा है? भाई ये इन लोगों ने भी तो कहा हुआ है, ये तो मेन है। राशिद लतीफ कैसे जिंदा है? फिर भाई अगर आप उसको मारने को तैयार है तो उसके ऊपर जिसने इल्जाम लगाया वो कैसे जिंदा है भाई? फिर उनके लिए तो कुछ करें, या उनके खिलाफ तो कुछ बोले आप। उनके खिलाफ भी बोलने यार, जो आदमी ये तक बताने को तैयार नहीं है कि उसके खिलाफ जो पाकिस्तान में 10 खिलाड़ी खेलते थे उसमें किसी एक का नाम नहीं बताने को तैयार है। चले आज मैं उनमें से एक नाम निकाल देता हूँ, 9 खिलाड़ी हो गए। वसीम अकरम तो ऑनेस्ट है, उनके खिलाफ तो उसने गवाही दे दिया। अच्छा, इनकी गवाही जस्टिस कयूम कमीशन पे चल नहीं सकती इनकी गवाही, मगर ये कम से कम उन 9 में से किसी एक और का नाम। अच्छा ये भी छोड़ दे यार आप। नहीं, वकार यूनुस को भी इन्होंने बोल दिया कि भाई वकार यूनुस और वसीम अकरम की रिस्पेक्ट करें, कि ये दोनों बहुत बड़े बॉलर थे, इन्होंने बहुत मैचेस जिताए पाकिस्तान को, इसमें देखें कोई शक नहीं है। कौन? अच्छा मुझे बताएं, इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ने बहुत मैचेस जिताए। कौन कर रहा है? हाँ,
इसमें कोई शक नहीं है कि उन दोनों ने बहुत मैचेस जितवाए पाकिस्तान को, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जो मैच पाकिस्तान हारा है इन दोनों के होते हुए, वो कितने सही थे और कितने गलत थे। अच्छा, दूसरा आप मजे की बात इसमें सुने, वो ये कह रहे हैं कि यार वसीम अकरम ने 50 मैच यूं करके जिता दिए सिंगल हैंडेडली, मगर तो ये तो अपनी वीडियो में खुद ही कह चुके हैं कि मैं 4-4 5-5 विकेट लेता था और पाकिस्तान हार जाता था। तो भाई आपने तो कुछ नहीं जितवाया, इसका मतलब नहीं, है। इन्होंने कबूल कर लिया ना कि जो है ना ऊपर से वसीम भाई आके आउट कर देते थे और फिर बाद में मुझे लगाते थे कि मैं आके टेल एंडर्स को आउट कर दूं। नीचे के टुल्ले में गिराता था। खुद बोला है भाई। हाँ, तो मैं देखो यही कह भाई, रहा हूँ ना, एक सेकंड अब मैं आप 1 मिनट मैं ये अपने दोस्तों से, जो हमारे दोस्त स्पेशली पाकिस्तानी हमारे जज्बाती दोस्त जो आके हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं बोला, ये शोएब अख्तर की बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। हाँ जी, अब फिर भाई 1 मिनट रुके, अब एहतिशाम के पास चलते हैं। हाँ एहतिशाम, क्या हाल है? नहीं यार, अगर ये देखिए, अगर ठीक है साकिब भाई, मैं आपकी अभी आखिरी में आपने बात की उसके मैं सेकंड करूंगा बिल्कुल। देखें, शोएब अख्तर हमारी कौमी हीरो हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, बड़ी सही बात करते हैं जो भी है, लेकिन वो जो उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटी है उस पर तो कोई सवाल या निशान ही नहीं है। वो दुनिया के फास्टेस्ट, ये वो सब ठीक है। तो भाई हमारे जो पाकिस्तानी फैन है ना, वो बुरा मान जाते हैं, हमें गालियां भी पड़ती हैं, लेकिन यकीन करें ये जो सारी चीजें हम जो डिस्कस कर रहे होते हैं इधर बैठे हुए, ये शोएब भाई के खुद के मुंह से आई होती हैं बातें, जो आजकल मुझे पता नहीं वो क्या फजूल बातें कर रहे हैं। उनको जेब नहीं देती, इतना बड़ा स्टार होते हुए और इतने समझदार, इतने सही आदमी है वो, उनको जेब नहीं देती। वो अगर ऐसी बातें करेंगे तो जाहिर बात है हम जैसे लोग तो यहाँ बैठ के बोलेंगे उनकी बातों पर। तो कुछ मुझे समझ नहीं आती उनकी बात क्या है। तो भाई हमारे लिए दूसरा यार, एहतिशाम मेरा मैं ये कह रहा हूँ कि दानिश कनेरी और फैसल इकबाल लड़ रहे हैं, ठीक है। जी जी कामरान अकमल पीसीबी पे चिल्ला रहे हैं। मतलब जी यार तमाशा चल रहा है। तो क्या चल रहा है यार? दुनिया इस वक्त मॉडर्न एज क्रिकेट की तरफ जा रही है। लोग लॉकडाउन के बाद बड़े बड़े बोर्ड्स लॉकडाउन के बाद बड़े बड़े प्रपोजल्स पे काम करने को तैयार बैठे हुए हैं। आज सुनील गावस्कर ने बहुत बड़ा प्रपोजल, मैंने आपको बता रहा हूँ, दिया है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाई 2021 का वर्ल्ड कप इंडिया में होना है, 2020 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 30 सितंबर तक लॉकडाउन होगा, तो वहां तो शायद मुश्किल हो जाएगा, प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो पाकिस्तान इंडिया में हालात इस वक्त ऐसे हैं कि यहाँ ये वर्ल्ड कप कराया जा सकता है, ये यहाँ करा लिया जाए तो नहीं। उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें जो मजेदार बात उन्होंने करी है, जगह जो एशिया कप जो था ना, वो डिस्प्यूटेड हुआ था कि क्या वो पाकिस्तान में होगा, अगर हुआ तो क्या इंडिया उसमें खेलने आएगा नहीं आएगा। ये एक डिस्प्यूटेड इवेंट था जो एसीसी ने कराना है। मगर आप देखें कितनी खूबसूरती से उन्होंने इस प्रपोजल को ये भी दे दिया कि दिसंबर का जो महीना होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है, यूएई के अंदर एशिया कप कराएं, पाकिस्तान इंडिया वहां पे भी खेल सकते हैं। यानी कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपना मंजन पेश डाला पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ। आप देखें तो अभी हमारे एक दोस्त हैं अली सलमान, जिन्होंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट शेयर करी, जिसके अंदर वसीम खान जो आपके पीसीबी के सीईओ हैं, उनकी पूरी कारस्तानी काला कच्चा चिट्ठा खोल डाला है, जिसमें लेस्टर की एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेस्टर 4 सालों में उनके दौर के अंदर डिवीजन 1 तक ना पहुंच सका। इतनी बुरी कारकर्दगी एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर थी वो पाकिस्तान आ गए, यहाँ पर आ गए, सीईओ लग गए। क्या नाम है उनका, मिसबाउल हक को 4-4 5-5 जिम्मेदारियां दे दी गई। जबकि आप दुनिया में क्रिकेट को आप देखें किस तरह से रन की जा रही है। एक तरफ गंगुली बैठे हैं, मॉडर्न एज प्लेयर हैं, दूसरे जिम्बाब्वे का मजा काटते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आ जाए तो एसीए के जो प्रेसिडेंट है वो उस वक्त शेन वॉटसन है। ग्रैम स्मिथ साउथ अफ्रीका आ गए। कॉलपार्क डील खत्म होने वाली है वहां पर, और वो प्लेयर जो कॉलपार्क डील के थ्रू कहीं और से जाके खेलने पे मजबूर हो गए थे, अब वो दोबारा साउथ अफ्रीका आ रहे। तो दुनिया जो बड़े बोर्ड्स हैं वो अपनी क्रिकेट बचाने के लिए जो है वो तगदौ में लगे हुए, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान से जुड़े फॉर्मर प्लेयर्स खासतौर पर ये इस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे। ये अपने आप में एक दूसरे का गिरबान खींच रहे हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे हैं। भाई देखें, मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो खुद जाहिर है इमरान खान, हमारे जो सबसे बड़ी सीट पे बैठे हुए हैं क्रिकेट की इस वक्त, वो तो इमरान खान बैठे हुए हैं। और इफ़ी भाई दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो ये वाली जो असाइनमेंट, ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये पॉलिटिकल होती हैं, ये हम सबको पता है। जी बिल्कुल, इसलिए सौरव गांगुली या ग्रैम स्मिथ या मसकाटजा, ये वाली जो पोजीशंस पे ये लोग बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ इस तरह से बैठ नहीं सकते लोग आकर, क्योंकि ये हमारी वाली जो पोस्ट है ये पॉलिटिकल है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि वैसे अब जो ये वसीम खान वाली चीज है,
इसके ऊपर अब कैंपेनिंग शुरू हो गई है। आज रमीज राजा ने भी बोल दिया है कि जी जो फॉर्मर क्रिकेटर है वो ज्यादा बेहतर तौर पे बोर्ड को चला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये लॉबिंग शुरू हो गई है अगेंस्ट वसीम खान। अब ये कहाँ तक जाती है, कितनी जाती है, ये तो अब थोड़े दिन बाद पता चल जाएगा। जी एहतिशाम, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन साकिब भाई इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर रमीज राजा वो उस पे स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी वसीम खान पे, तो आई थिंक अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताइएगा, रमीज राजा उसी पैनल में थे, रमीज राजा, वसीम अकरम और मेरे ख्याल में 2-4 और पुराने क्रिकेटर थे जो ये पैनल सिलेक्ट कर रहा था नहीं सीईओ नहीं को नहीं लाने में और कोचिंग लाने में। अगर मैं गलत नहीं बोल रहा नहीं, हूँ ये शायद। सीईओ और ये सीईओ वाला सीन तो नहीं था, उसमें रमीज राजा नहीं थे। उसमें उसमें नहीं थे। मेरे ख्याल से नहीं थे, रमीज राजा नहीं थे। वो तो क्रिकेट कमेटी जो बनी थी वो थी ना उस टाइम सॉरी, पे। क्रिकेट कमेटी में थे। जी, ठीक उसमें ठीक ठीक। वसीम अकरम थे और मोहसिन खान थे, मिसबाउल हक थे, वो वाले लोग थे, वो क्रिकेट कमेटी वाला टाइम। लेकिन अभी इन्होंने मिसबाह उल हक के लिए भी कुछ बोला है ना कि उसको बना दिया, तो वो फिर तो जी रमीज राजा भी उस कमेटी में थे मिसबाह को जो मतलब नहीं अपॉइंट नहीं नहीं करने में। नहीं नहीं, क्रिकेट कमेटी में नहीं थे ना रमीज राजा। क्रिकेट कमेटी में रमीज राजा नहीं थे, रमीज राजा किसी भी नहीं थे इस दफा, किसी भी कमेटी में नहीं थे रमीज राजा। अच्छा। हाँ, लेकिन रमीज रमीज भाई का जो स्टांस है ना, एक तो ये मिसबा वाली बात तो उन्होंने इंजमाम से जी पूछी जी ली, उसके अलावा भी उन्होंने जो शोएब मलिक और हफीज को लेके जो उनका स्टांस है, वो यहाँ पे इंजमाम से भी उन्होंने यही बात पूछी। नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन उन्होंने सवाल यही किया कि यार क्या आपको लगता है कि ये T20 और ओडीआई में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में पुराने लोगों को कैरी करना चाहिए, वर्ल्ड कप में आपको नहीं लगता कि नया ब्लड को लेकर जाना चाहिए, पूरी दुनिया यही कर रही है। तो इंजमाम ने किसी का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने किसी को राइट ऑफ किया। उन्होंने बड़ा घुमा फिरा के बड़ा पॉलिटिकली उस चीज से निकल गए। उन्होंने मतलब नहीं किया, शोएब मलिक और हफीज की वो बात नहीं इसलिए की। निकल गए कि अभी तक जितने मैं आपको बताऊं, वो इंजमाम उल हक इसलिए बाहर निकल गए कि वो जो बाकियात छोड़ के गए वो सारी उनकी आस्तीनों के अंदर से निकल कर आए हुए प्लेयर हैं जो सब बैठे हुए अपनी बैटिंग के इंतजार में, इसलिए वो इस जी पे जी। बोल नहीं पाया। सीधी सी बात ये, जब अपने पर बात आती है तो गिरेबान में झांकना छोड़ देते हैं ये लोग और दूसरे का मुंह पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये कभी भी सच नहीं बोलेंगे। मतलब आप ये देखिए कि क्रिकेट के साथ सबसे बड़ा मजाक ये है कि एक तो इसको जो लोग रन कर रहे हैं उनकी उनकी कारस्तानी सारी सोशल मीडिया पे आ चुकी है। दूसरा ये जी क्रिकेटर हैं जी। जो कभी भी इसको ठीक नहीं होने दे रहे, आपस में एक दूसरे के ग्रजेस निकाल रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप देखें इस वक्त सोशल मीडिया पे जो डिस्कशन हो रही है, तूने वो किया, तूने वो किया, मैंने वो किया, हमने ये किया। मतलब क्रिकेट को सही करने के लिए क्रिकेट कब खेली जाएगी, इस हवाले से कोई मतलब सैर हासिल गुफ्तगू ये वाली नहीं हो रही है। बगावतों की बात हो रही है, मैच फिक्सिंग की बात हो रही है, वो ऑनेस्ट था ये वाली बातें हो रही है। मेरा घुटना ऐसा था, मैंने उसके बावजूद परफॉर्म किया, ये वाली बातें हो रही है। अच्छा, अभी मैं आपको एक अहम बात आपको बताना भूल गया मैं इसके अंदर। आज दुनिया के दो बड़े लेजेंड्स ने आपस में डिस्कशन करी है जो 15 साल तक एक दूसरे के खिलाफ खेलते रहे। कई फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल और नॉकआउट स्टेजेस पे उन दोनों का मुकाबला हुआ। रॉजर ब्लैक बोर्ड का रॉजर एक तो फेडरर, चैंपियन है रॉजर फेडरर, और दूसरा वो सॉरी उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा नडाल। राफेल नडाल, नडाल और राफेल रॉजर राफे का फेडरर। रॉजर फेडरर। कुछ थोड़ी ही देर की वो गुफ्तगू है और तकरीबन 50 बिलियन से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं, और वो जी सारी जी वो जी। चीजें हैं जो उन्होंने एक दूसरे से शेयर करी हैं, जो मैच से पहले, मैच के दरमियान या मैच के बाद या होटल के जहां मिले वहां पर या किसी शहर में मिले, वो वाली चीजें डिस्कस हुई हैं। बड़ी एक मजेदार सी, एक फैंस के लिए एक बड़ा अच्छा बकेट सा बना के उन्होंने दिया है। एक बड़ी अच्छी जबकि स्पोर्ट्स की गुफ्तगू। जहां 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 आप देखें जो आपके लेजेंड है एक दूसरे की दाढ़ी तक नोच रहे होते हैं, बैठकर के बोल रहे होते हैं कि यार इसने ये किया, इसने ये किया, ये मेरे खिलाफ जी। झूठा, ये मेरे खिलाफ बगावत में खड़ा होता है। यहाँ तो ये वाली पुराने मुर्दे उखाड़ कर लोगों के जहन खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही भाई, यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अपने अपने उल्लू बचा रहे हैं और दूसरे को उल्लू भगा रहे हैं। यार ये मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने जो पुराने जो हमारे प्लेयर्स की मैं जब वीडियोस देख रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारी क्रिकेट 92 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो गई है। 92 के बाद हमारी क्रिकेट में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। इन लोगों की बातों से ऐसा लग रहा होता है कि जो बात 92 होती में है, जो गड्ढा, किस्सा होता है, 92 वर्ल्ड कप का ही होता है। साकिब भाई मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 92 में कप्तान के हाथ में डंडा था, डंडा बिल्कुल। था उसके वो हाथ में। कप्तान भी थे, मैनेजर भी थे, कोच भी थे, ना वो वो बोर्ड के पर्ची सीईओ भी थे, ना हर वो चीज वही पर्ची थे जी। मानता था, ना वो सिफारिश मानता था, नहीं। ना वो किसी की फोन कॉल मानता था। वो बोलता था कि यार ये आदमी आज तक नहीं खेला क्रिकेट, मैं कह रहा हूँ ये खेलेगा, और वो खेलता था। और वो ये जीत वाला जीत के एटमॉस्फेयर आया था। बाहर।
और इंजमाम की मिसाल मौजूद है आपके सामने। इंजमाम पूरा फेल चल रहे थे मैच में, उन्होंने एक बात कही, इंजमाम हर इंटरव्यू में कहते हैं एक बात की थी, खान साहब ने, मुझे जहाज में मेरे साथ बैठे थे, क्या क्या चौका मारा था तुमने, और वो सिर्फ उन्होंने असल में 8 या 9 रन किए थे उस मैच में। तो बस उसके बाद से वो फिर इंजमाम ये सिर्फ सामने सामने इमरान खान से डर रहे होते हैं, बाकी पीछे तफरी कर रहे होते हैं और कुछ नहीं है यार। मैं आपको बताऊं यार, ये बस ठीक है यार। लेकिन इफ्ती भाई आजकल जो है ना बड़ा जैसे मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान क्रिकेट में अगर जब तक कप्तान कड़क नहीं आएगा ना भाई, कप्तान का कड़क होना बहुत जरूरी है। कप्तान तो फैक्ट है, आया था, फैक्ट है। कप्तान आया कड़क, आपने कराची कार्ड की छाप लगाई, उस पर साइड में कर दिया आपको, ठीक है, फैक्ट है, फैक्ट है ये। अब आप देख लें, ओडीआई का कप्तान नहीं है आपके पास T20 का और टेस्ट का कप्तान है बस। तो आ जाएगा ना, बाबर आजम आ जाएगा ओडीआई में। जब बाबर आजम जब होगा ओडीआई तो बाबर आजम ही करेगा कप्तानी, और कौन करेगा। बिल्कुल फैक्ट बात है। और आजकल अभी जैसे अभी इफ्ती भाई आप बोल रहे थे कि बड़ा मजा आ रहा है जो ना वहाँ इंडियंस जो स्टार्स हैं पुराने और करंट हो गए, जैसे वो मैंने भी सुना था कि भाई वो मैंने भी सुना साकिब भाई आपकी आवाज जा रही है, जरा दोबारा कह दीजिए, मुझे आवाज नहीं आई आपकी। मैं भाई बाबर आजम कप्तानी करेगा, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी, मैं ये कह रहा था कि बाबर आजम ही जाहिर है कप्तानी करेगा, और कौन करेगा वनडे की जब कप्तानी की बात आएगी तो। नहीं, आप इजाफी बोझ डाल लेना। देखिए ग्रैम स्मिथ ने जब डायरेक्टर क्रिकेट साउथ अफ्रीका संभाला तो उसने बोला कि यार ये डिकॉक के ऊपर जो है वो इजाफी बोझ है टेस्ट की कप्तानी, जबकि वो T20 शॉर्टर फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है वो, और ऊपर से आगे रन करता है वो। देखिए नहीं, आप ये देखे ना यार, एक प्लेयर, एक मॉडर्न एज का प्लेयर ही समझ सकता है प्लेयर की मसाइल क्या होंगे। उस पे बाबर आजम पे आपने लादी हुई है, बाबर आजम पे लादी हुई है आपने जबरदस्ती एक अपना आदमी फंसाया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस नीचे आएगी, आज नहीं कल आएगी, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी है जो वो लेना नहीं चाहता था दिल से। अच्छा सुन ले, अब आपकी बात हो गई भाई। देखें, मोहम्मद यूसुफ का मैं इंटरव्यू सुन रहा था अभी 2 दिन पहले, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि यार कप्तान ऐसा आदमी को होना चाहिए कि जो ऑटोमेटिक चॉइस हो टीम सिलेक्शन में, कि जिसका नाम जो है ना वो टीम शीट में सबसे पहले लिखा जाए, वो आदमी कप्तान होना चाहिए। और वो इस वक्त आपकी टीम में सिर्फ एक आदमी है, और वो है बाबर आजम। कि भैया जब आप टीम के 11 खिलाड़ी लिखने बैठते हो ना, तो उसमें सबसे पहले नाम आप बाबर आजम का लिखते हो, बोलते हो बाबर आजम तो है ही, अब बताओ बाकी 10 कौन होंगे। तो कप्तान ऐसे ही आदमी को होना चाहिए, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल दुरुस्त है कि यार कप्तान ऐसे ही आदमी को होना चाहिए। और ठीक है यार, जिम्मेदारी, इजाफी जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, जितने कप्तान होते हैं उन पे इजाफी जिम्मेदारी होती है यार। क्या बाकी कप्तानों में इजाफी जिम्मेदारी नहीं होती और वो परफॉर्म नहीं करके देते? क्या वो अपनी टीम को फ्रंट से लीड नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं यार। कोहली की मिसाल आपके सामने है यार, मतलब कप्तान बनाया जाता है। कोहली की मिसाल आपके सामने है, और बाकी जितने खिलाड़ी हैं उनकी मिसाल आपके सामने है, जो कप्तान भी हैं, परफॉर्म भी करते हैं यार। इसमें क्या, कौन सी बात है? देखिए बाबर ने एज अ बैट्समैन अभी मैक्सिमम रन्स उसके ऐसे नहीं है कि उसने बहुत सारे टूर्स कर लिए हो, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इतने टूर्स उसके एज प्लेयर शायद नहीं है, मगर ये कि उस पे ये मैं जिम्मेदारी इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा है कि वो विलिंग नहीं था। देखिए प्लेयर का विलिंग होना भी विलिंग होगा यार, अगर आप कप्तानी करने के लिए कौन विलिंग नहीं होगा? क्या बात कर दिया यार, ये क्या मतलब, पाकिस्तान की कप्तानी के लिए कौन मना करेगा? टीम की कप्तानी यार, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, कोई भी लड़का अगर अपने मुल्क के लिए खेल रहा है और वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको कप्तानी की ऑफर होगी तो कौन मना करेगा यार? और इफ्ती भाई थोड़ा टाइम देके कप्तान को बनाया जाता है, अभी इसको टाइम देंगे तो ये कप्तान बनेगा, और अभी टाइम लगेगा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बाबर के लिए अलार्मिंग ये नहीं था कि उसको कप्तान बनाया जा रहा है, उसके लिए अलार्मिंग ये है कि यार एक मैच भी अगर मेरा गलत गया तो ये परफॉर्मेंस 4 साल बाद भी दिखाकर मुझे हटा देंगे, जैसे सरफराज के साथ किया। देखिए मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, बाबर को कप्तान बनाया गया। फिर भाई ऐसा लग नहीं रहा है, वो हाई क्वालिटी प्लेयर है, वो प्रेशर ले नहीं रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। देखें बात ये है कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, ये तो जावेद मियांदाद के साथ भी हो गया था, ठीक है, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अभी बाबर आजम जावेद मियांदाद से बड़ा खिलाड़ी तो नहीं है ना, उसके साथ भी हो गया था ना भाई। तो जब जावेद मियांदाद के साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये वाली बात तो जाहिर है, ये तो कुछ भी हो सकता है। खैर हाँ, अभी रिसेंटली रूट के साथ हो रहा था ये वाली बात जो मोहम्मद यूसुफ ने करी है, शायद मिसबाह-उल-हक पे तंज कर रहे होंगे। हो सकता है
हो सकता है। मिसाल कर रहा को हूँ भी यार। जब कप्तान बनाया गया तो उनकी जगह नहीं बनती थी टीम में। वेल हाँ ठीक बात है, ये नहीं, हो ये सकता है, तो वैलिड भाई पॉइंट है। अब आप ये चीज तो है ना, ये तो अजहर अली के साथ भी था ना कि अजहर अली को घर से लेकर आए, कप्तान बना के लाए, तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता घर है, से ये तो है ना, ये तो अभी फैक्ट है। इफी टेस्ट में भाई भी अभी लास्ट समर में जो रूट स्ट्रगल कर रहा था एशेज में, शुरू में उसने जी हाँ, स्ट्रगल की है, जी तो हाँ, जी वो जी जी मुझे उसको याद तो हाँ। बैड पैच में आता है, लेकिन वही बड़े प्लेयरों की क्वालिटी होती है कि वो उसके प्रेशर के बाद भी कैसे निकल के आते हैं, वो निकल के आया बाद में। और अभी भी अगर एज ए कप्तान जो उसने, बाबर ने जो कुछ इनिंग खेली है, बड़ी अच्छी खेली है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता कि उस पे अगर प्रेशर डल भी रहा है, वो प्रेशर वो लेके बिल्कुल इसकी ठप हो जाएगी परफॉर्मेंस, वो उससे निकलेगा और वो और निखर के आएगा, ये मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलो यार, अभी चले यार, इसी भाई हमारी और जो कुछ है? बाबर आजम के साथ हाँ है बिल्कुल है, बिल्कुल है। जी जी साकिब भाई, है तो बहुत कुछ हमारे पास अगली डिस्कस वीडियो के करने लिए को, रखते मगर हैं। चूंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हाँ, हो जाएगी। हाँ, अगली वीडियो इरफान के लिए पठान रखते की एक कहानी और भी है जो हैं। अभी मेरे ख्याल में 2 दिन पहले ही आई थी, जिसमें उन्होंने ये जावेद के आजाद वाली बात का याद दिलाया था। वो हम इंशाल्लाह कल उस पर डिस्कशन अगली कर वीडियो लेंगे। में करेंगे। मुझे ये इरफान, नहीं पता था कि उनके उनके इरफान पठान के वालिद साहब भी पाकिस्तान आए थे, ये मुझे उस दिन जी उनकी आए थे वो। नहीं, और इंटरव्यू सुनकर ये वाली जो इंजरी वाली बात है, इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इरफान पठान ने भी अपनी इंजरी के हवाले से कुछ बताया, शामी ने भी अपनी इंजरीज के बारे में बताया, तो वो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी चलते हैं, इजाजत दीजिए। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें और हमारी वीडियोस देखते रहें। बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कैफे क्रिकेट देखने वालों का। बहुत जल्द आप लोगों के जो नए फॉलोअर्स हैं, जिन लोगों नए नए कमेंट्स किए मैं, और जो पुराने हैं, जो मैं जैसे ही कमेंट्स पढ़ूंगा उनके नाम भी रीड करूंगा और सबको थैंक यू वेरी मच करूंगा इसी लाइव सेशन के अंदर। अपना बहुत ख्याल बहुत रखिएगा, शुक्रिया। कोरोना और से इफी भाई बचिएगा। आपके लिए कुछ कुछ आपके फैंस के जो है ना कुछ मैसेज है, तो मैं आपको बताऊंगा, मैं फॉरवर्ड करूंगा आपको, मैं जो है ना। तो चलें, ठीक है, सबको ठीक है, सलाम अच्छा, और स्टे होम एंड अपना स्टे ख्याल सेफ। रखिए। अल्लाह हाफिज।